माननीयों के बोल पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे जी, उनसे जानेंगे कि कैसा क्या अनुभव रहा है उस समय। पहले 25.5 साल की उम्र में जनता ने मुझे इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाया था। चाहे जन हितकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने की बात हो, तमाम तरीके के विषयों को एक साथ समेट के इस क्षेत्र में हम लोगों ने काम की गति को आगे बढ़ाया। पार्टी के कुछ फैसलों से आप असहमत हैं? राजकुमार कर्राहे जी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। संघर्ष के समय में उन्होंने आपका साथ दिया। मेरी टिकट को लेकर के जिन्होंने मेरे साथ आंदोलन में साथ दिया, माता पिता ये संस्कार जरूर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई के प्रति यहाँ का बेटा हो चाहे बेटी हो बहुत जागरूक है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आज एक खास शो के माध्यम से चर्चा करेंगे। हमारे शो का नाम है माननीयों के बोल। आज इस शो में हमारे साथ मौजूद है लांजी किरणापुर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे जी। आज हम उनसे लांजी की राजनीति और जिले की राजनीति इसके अलावा भी अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि रमेश भैया का परिवार पहले से ही इस क्षेत्र को समर्पित रहा है सेवा की भाव से, चाहे जिस भी तरह से, क्योंकि इससे पहले उनके पिताजी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनको भी प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मिली थी। अब आज देखेंगे कि किस तरह से नई भूमिका में वो क्षेत्र में नजर आएंगे, जिले में नजर आएंगे। सबसे पहले रमेश भैया आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि जब रमेश भैया को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वो सबसे कम उम्र के विधायक उस समय के थे। उनसे जानेंगे कि कैसा क्या अनुभव रहा है उस समय। पहले भैया किस तरह का अनुभव था जब आपको पहली बार जिम्मेदारी मिली यहाँ प्रतिनिधित्व करने का? 25.5 साल की उम्र में जनता ने मुझे इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाया था और बहुत कम उम्र में विधायक बनने के बाद मैंने अपने नेता माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को साथ में लेकर के, अपने जिले के नेताओं को साथ में लेकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों से जो बन पड़ा, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चाहे जो भी बात हो, चाहे जन हितकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने की बात हो, तमाम तरीके के विषयों को एक साथ समेट के इस क्षेत्र में हम लोगों ने काम की गति को आगे बढ़ाया। आपने भी लांजी किरणापुर विधानसभा से दावेदारी की कोशिश की, तो क्या अब भी पार्टी के कुछ फैसलों से आप असहमत हैं? देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता यदि पार्टी में काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी इच्छा होती है कि भाई यदि मुझे मौका मिले तो मैं भी अपना बेहतर से बेहतर कर सकूं। चूंकि 2008 से लेकर 2013 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत के आया था और इस क्षेत्र का मैंने नेतृत्व किया। उस दौरान मैं जिला संगठन में पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और मैं जिले के अध्यक्ष का भी निर्वहन, उनके पद का भी निर्वहन किया। साथ ही साथ उसके बाद मैं अनेकानेक पदों पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में 2013 और 2018 में भी मैंने विधानसभा का चुनाव मेरी पार्टी ने मुझे लड़ाया था। उसके बाद 2019 में मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है। अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मुझे दी गई। 2023 में स्वाभाविक सी बात थी, मेरी इच्छा थी कि पार्टी मुझे मौका दे और मैं बतौर प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर के और जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगूं। लेकिन पार्टी ने जो भी निर्णय किया, जैसा भी निर्णय किया, राजकुमार कर्राहे जी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लांजी किरणापुर क्षेत्र की जनता ने उन्हें यहाँ से निर्वाचित करके भी भेजा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक लांजी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में है। तो एक कार्यकर्ता के नाते मेरी अपेक्षाएं थी, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया, आखिरी समय तक के हमने मांगा। 30 नवंबर तक के मतदान की फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक के मैंने मांग किया कि टिकट मुझे दी जाए, लेकिन जब आखिरी में पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी का चूंकि निर्णय हो चुका है और यह है, तो आखिर में एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मैंने आखिरी समय तक अपनी मांग किया। उसके लिए अलग अलग तरीके से मैंने जनता के माध्यम से भी समर्थन मांगा, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी समर्थन मांगा। जो हो सकता था मर्यादाओं में रह करके उन सब कामों को वो सब चीज़ हमने किया। लेकिन जब आखिरी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमसे कहा कि नहीं, अब चूंकि पार्टी के निर्णय को मानना ही पड़ेगा, उसके बाद मैंने सर्वसम्मति से सब कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखे कि भाई यह पार्टी का अंतिम निर्णय है, इसमें कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने आप को विड्रॉ किया। भविष्य में आपकी राजनीतिक सक्रियता किस तरह दिखेगी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से? देखिए जी, सामाजिक जीवन में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में यदि मैं काम कर रहा हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मेरी अपेक्षा रहेगी। अब ये सत्य है, मैं लोकसभा के लिए भी दावेदारी किया हूँ। मैं अपने पार्टी के नेताओं से, पार्टी नेतृत्व से, अपनी पार्टी से इस बात के लिए हम मांग कर रहे हैं कि चूंकि मुझे जो है इस बार लोकसभा चुनाव में मौका दिया जाए।
लांजी विधानसभा क्षेत्र में के हम लोग हैं। अब तक के जब से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब से लोकसभा की पंचवर्षीय व्यवस्थाएं हैं, तब से लेकर अब तक के कभी भी लांजी विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व लोकसभा के लिए नहीं मिला। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि एक बार पार्टी मुझ पे भी भरोसा जताए, हम जैसे कार्यकर्ताओं पे भी पार्टी अपनी नजरें इनायत करे। हम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, उन सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे मैंने अपनी बात भी रखा है कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, बाकी जो भी निर्णय पार्टी करे। भैया, आप पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में उन्होंने आपका साथ दिया और भाजपा से दावेदारी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती दौर से राजनीति की है जी। बाद में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मेरे स्वर्गीय पिताजी के जाने के बाद कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मांगना अपना अधिकार है। हम चूंकि कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, तो बेटा माँ से नहीं मांगे तो किससे मांगे, और इसलिए माँ से बेटे के नाते मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन हाँ मर्यादाओं में रह करके और एक सीमा तक। लेकिन चूंकि हम सब अनुशासित लोग हैं, अनुशासित पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, आखिरी समय तक हम मानते हैं और उसके बाद नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, सर्वसम्मति से पार्टी का फैसला स्वीकार करते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके उस दौरान मेरी टिकट के लिए मांग किया, मेरी टिकट को लेकर के जिन्होंने मेरे साथ आंदोलन में साथ दिया, निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता, वो सारे कार्यकर्ता आखिरी समय तक वो भी लड़े, वो भी मेरी इसी सोच के साथ थे कि हम आखिरी समय तक मांगेंगे और जो नहीं होगा तो फिर पार्टी के लिए रहेंगे। आखिरी समय तक सब कार्यकर्ताओं ने मांगा, लेकिन जब सबको समझ आ गया कि नहीं, पार्टी अपना निर्णय नहीं बदल रही है, सारे कार्यकर्ता पार्टी के काम में ताकत से लगे और उसी का तो परिणाम हुआ कि लांजी विधानसभा के घोषित प्रत्याशी राजकुमार कर्राय जी यहाँ से चुनाव में विजय से प्राप्त करके गए। हमें आप एक बात बताइए कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्षेत्र के लिए उनसे क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? 20 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लांजी आए थे। उस दौरान मैंने लांजी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ मूलभूत कामों की मांग की थी। देखिए, लांजी मूलतः, लांजी क्या पूरा प्रदेश कृषि प्रधान, पूरा देश कृषि प्रधान देश है। लांजी हमारे सारे के सारे कृषि आधारित हमारे लोग हैं जो किसानी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वो है किसानी। लांजी क्षेत्र में बाघ के नाल, वारी खराड़ी डैम के माध्यम से जो खराड़ी हमारी परियोजना है, वो ये 2 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 20 से 22 हजार हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई होती है। नहरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण से समय पे लोगों को पानी के लिए हमेशा जूझना पड़ता है। खासतौर पे टेल एरिया के लोग, ऊपरी एरिया के जो लोग हैं, उन्हें हर बार संघर्ष करना पड़ता है। वो किसान साथी जब तक नेताओं के पास ना जाए, इधर उधर ना जाए, सड़क उतर के आंदोलन ना करे, पानी नहीं मिल पाता है उनको। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह था, मेरी बात थी कि सीमेंटीकरण इन दोनों परियोजनाओं की केनाल का लाइनिंग का काम होना चाहिए। उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी का उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उनकी भी लाइनिंग का काम होना चाहिए। लाइनिंग होने से फायदा यह है कि डैम से भी सवेरे पानी रिलीज होगा तो आखिरी शाम के पहुंचते तक के, टेल एंड तक के भी एक एक किसान के यहाँ तक हम पानी पहुंचा सकते समय से। मैं जानता हूँ किसान फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है और इसलिए उस दर्द को हमको समझना होगा कि पानी की सिंचाई की व्यवस्था मजबूत, प्रथम दृष्टया। दूसरी बात, जब माननीय शिवराज जी की सरकार 2013 से 2018 के दौरान थी, तब उन्होंने किसान अनुदान योजना लाई थी, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को देती थी। किसानों के खेत में खंभा पहुंचाने विद्युत के और ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर पहुंचाने की व्यवस्था इस योजना के माध्यम से दी जाती थी। बाद में 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई, उस योजना को उन्होंने बंद कर दिया, फिर वो योजना बंद ही रह गई, नहीं हो पाई। बीच में जरूर प्रयास हुआ था कि वो योजना फिर से चालू हो, लेकिन अभी उसके बारे में मुझे एकदम जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा ये भी प्रयास होगा, क्योंकि गाये बगाए मैं कई बार किसानों से सुनता हूँ कि भैया स्थायी कनेक्शन चाहिए, खेत में खंभा चाहिए, इसके लिए कोई योजना है क्या? आज भी हमारा किसान साथी मांग करता है। तो इस योजना को चालू करना चाहिए ताकि किसानों को खेत तक पक्का कनेक्शन पहुंचाया जा सके।
से लाइनिंग का काम एक जरूरी है, किसानों को बिजली व्यवस्थित रूप से पहुंचे, इसके लिए विद्युत खंभे उनके खेत तक पहुंचे। एक तो ये हुई प्रथम दृष्टया। दूसरा विषय और है, लांजी में हमारे कोटेश्वर महादेव आजकल से नहीं 1200 साल, पर्यटन की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, 1200 साल पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। लांजी की अपनी, चूंकि केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कोटेश्वर मंदिर आने के कारण से वहां कुछ भी काम नहीं हो पाता है। मैंने वो भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था कि कोटेश्वर कॉरिडोर बनाया जाए जी, और उसका संधारण किया जाए। पास में नाला बहता है, नाले को व्यवस्थित किया जाए ताकि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक मंदिर को हम संरक्षित और सुरक्षित रख सकें। वह एक बहुत ही जरूरी काम लांजी क्षेत्र की दृष्टि से मैं उसे समझता हूँ। जहाँ तक सड़कों की बातें हैं, सड़कें तो हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे बहुत तेज गति से बन चुकी है, भले धीरे बनी लेकिन तेज गति से हमारे क्षेत्र में सड़कों का काम हुआ है। और अब तो हम लोग भी 4 लेन से जुड़ने जा रहे हैं। भविष्य में जरूर हमारी ये मांग रहेगी कि लांजी में मेन रेल लाइन आनी चाहिए ताकि वह भी एक आवागमन का सुगम साधन हम लोग को होगा। हम लोग जरूर एक कोने के लोग हैं, लेकिन आज यदि हम देखें तो हमारी सरकारों के प्रयास के बदौलत हम समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं। आज हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं, अकेले लांजी नहीं बाला, 50 किलोमीटर में आज हमारे पास बिरसी जैसा एयरपोर्ट है। ये सामान्य उपलब्धि मैं इसे नहीं मानता, ये आज हमारे केंद्र सरकार के कारण से आज एक बड़ी उपलब्धि हमको मिली। मध्य प्रदेश के टॉप 10 जिलों में एक हमारा अपना बालाघाट जिला है जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सागर, उसके बाद यदि कहीं का नंबर आता है बालाघाट जिले का नंबर आता है। आज शिक्षा के मामले में हमारे जिले के बच्चों ने, बेटा बेटियों ने खूब आगे तक के तरक्की की है। मेरे अपने गांव के रहने वाले नाई समाज का एक व्यक्ति, जहां एक और अभी कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सेन समाज से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दिया है। वहीं दूसरी ओर मेरे अपने गांव के एक विनोद करके लड़का है, नाई समाज के हैं, उनका बेटा 13 साल का। अभी जब माननीय मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, वो बेटा माननीय मोदी जी से मिलकर आया। 13 साल की उम्र का बेटा है, लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया। ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों में बचपन से ही माता पिता ये संस्कार जरूर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई के प्रति यहाँ का बेटा हो चाहे बेटी हो बहुत जागरूक है, और वो लोग बहुत तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिस कारण से बालाघाट का शिक्षा का स्तर उठा हुआ। विकास की एक नहीं अनेकानेक संभावनाएं आज भी हमारे बीच जीवित है। आज हमारे यहाँ प्रकृति ने हमें वन संपदा के रूप में बड़ी संपदा हमें दी हुई है, उसका पर्याप्त शोधन हो जाए, उसका पर्याप्त, क्योंकि यहीं के लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिले। किसी समय में लांजी का बकरा मुंडी डिपो एशिया महाद्वीप का नंबर 1 का सबसे बड़ा डिपो कहलाता था, वह भी एक तमगा लांजी क्षेत्र को हासिल था। लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस दिशा में भी कि फिर से हमें वो उपलब्धि हासिल हो, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। ये सब प्रयास होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ औद्योगिक क्रांति भी तेजी से बढ़ना चाहिए, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। धान उत्पादक के जिला है, राइस मिलर्स भी हमारे अपने जिले में बड़ी संख्या में हैं, लेकिन और भी बड़े स्तर पे उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हम अब जिले की राजनीति की बात करते हैं तो बालाघाट जिले में लंबे समय बाद वहाँ की राजनीति के आबो हवा में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसका मुख्य केंद्र श्री गौरीशंकर बिसेन जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो अब चुनाव के बाद में उनकी जो सक्रियता है दिनों दिन कम हो रही है, तो उनकी भूमिका जो है उसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, चुनाव के हारने और जीतने से किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के सक्रियता का अपन आकलन नहीं कर सकते। गौरीशंकर बिसेन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, एक एज अ गार्जियन अपन कह सकते हैं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में हम का सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, चुनाव के परिणाम जनता तय करती है, नेता कभी परिणाम तय नहीं करते, जनता परिणाम तय करती है। बड़े लंबे समय से सन 1985 से माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। 2 बार उन्होंने संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व किया, 7 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। एक लंबे समय से उन्होंने जिले का नेतृत्व किया, जनता की सेवा की है। ठीक है, इस बार जनता ने जिस सोच के साथ भी बालाघाट में जो परिणाम दिया, लेकिन उससे कतई नहीं कि गौरीशंकर बिसेन जी की सक्रियता कम हो गई हो। वो आज भी उसी ताकत के साथ अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, पार्टी को मार्गदर्शन देने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
बालाघाट जिले में लोधी समाज से आपने एक लंबे समय तक नेतृत्व किया है और सक्रिय रहे, आगे रहे, लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन मिला है कि जिले में एक लोधी समाज से श्रीमती अनुभा मुंजारे के रूप में विधायक है, तो आप उनको लोधी समाज की सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं या फिर विपक्षी विधायक के रूप में? देखिए, राजनीति में समाज विशेष कोई महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है। हम राजनीति में नेताओं का यदि सामाजिक दृष्टि से यदि बांटने लगेंगे तो मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। कोई व्यक्ति किसी समाज विशेष का हो सकता है, लेकिन हम उसे यदि ये सोचिए, लोधी समाज का गौरव हो सकता है कि अनुभा मुंजारे जी हैं, राजकुमार कर रहे हैं, ये लोधी समाज से है। ये लोधी समाज के नेता नहीं है, ये उस विधानसभा के भीतर नेता है, वो उस विधानसभा के भीतर सेवक है, और इसलिए समाज विशेष से हम किसी को नहीं तौल सकते हैं। मैं सामान्यतः जब भी महापुरुषों की पुण्यतिथि या जन्म जयंती के कार्यक्रम में जाता हूँ तब भी इस बात को कहता हूँ कि महापुरुषों को समाज के चश्मे से देखने का काम हम समाज के ठेकेदारों ने चालू किया है, अन्यथा ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई जाति विशेष से होगा, स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी जाति का होगा, कोई व्यक्ति किसी जाति का होगा, लेकिन अंततोगत्वा सब समाज के प्रति समर्पित है, सर्व समाज के प्रति समर्पित है, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। अंतिम सवाल, आपके करीबी मित्र हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री श्री नानू कावरे जी की, उनको इस बार जिले की जिम्मेदारी दी है भाजपा ने, आप भी उस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, अब किस भूमिका में काम करेंगे? नई भूमिका है उनके लिए। चूंकि देखिए, रामकिशोर कावरे जी 2008 में मेरे साथ विधायक निर्वाचित हुए थे जी, उसके पूर्व जनपद के अध्यक्ष रहे, ग्राम पंचायत के पंच से लेके ग्राम पंचायत बघोली के उपसरपंच से लेके जनपद सदस्य से लेके विधायक तक का उन्होंने सफर तय किया। सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करने का एक लंबा अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। रही बात संगठन की, तो 2010 में युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के महामंत्री बनके उन्होंने संगठन का काम को किया है। जब वो पद में रहे, पद में नहीं रहे, तब भी उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन के काम को बखूबी निभाया है, और इसलिए संगठन के काम की एक एक सूझबूझ से कावरे जी भली भांति परिचित है। और निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय किया है माननीय रामकिशोर कावरे जी को जिले के अध्यक्ष के रूप में, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, संशय नहीं है। जिला अध्यक्ष के रूप में एक शानदार कार्यकाल हम सबको माननीय रामकिशोर कावरे जी का देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिला संगठन भारतीय जनता पार्टी जिला बालाघाट अपने नए नए आयामों को छुएगा। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे लांजी किरणापुर विधानसभा के पूर्व विधायक, जो सही से भाजपा के लिए समर्पित रहे हैं, हमेशा सेवा भाव, उनका समर्पण इतना ज्यादा था कि हमेशा भाजपा के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन पता नहीं कि आलाकमान ने कौन से चश्मे से देखा कि उनको इस बार विधानसभा में प्रत्याशी नहीं बनाया। फिलहाल आप देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल। धन्यवाद।